ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने क्यों भेजा समन? विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन पर केंद्र की मीटिंग का क्यों किया बहिष्कार? गाल की तुलना सड़क से किए जाने पर हेमा मालिनी का क्या रहा रिएक्शन? नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत है आपका भारत की खबरें में। इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा विस्तार से, मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन पर केंद्र की मीटिंग का किया बहिष्कार। गाल की तुलना सड़क से किए जाने पर हेमा मालिनी का बयान, कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पनामा पेपर्स लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची ईडी दफ्तर, पूछताछ के लिए मिला था समन। सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में बेअदबी की घटना के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति नायडू बोले, एडल्ट एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और वित्तीय साक्षरता को दे बढ़ावा। हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के साथ बातचीत नाकाम, प्रशासन ने भारतीय सेना को किया तैनात। ओमिक्रॉन ने पकड़ी तेज रफ्तार, दिल्ली में मिले आज 6 नए मरीज। दिल्ली की हवा में सुधार, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री से रोक हटी। जनसंवाद कार्यक्रम में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड का होगा आने वाला दशक। केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। ये बैठक संसद की कार्यवाही में बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुलाई गई थी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सिर्फ 4 पार्टियों को बुलाकर अगर विपक्ष के सभी नेताओं को नहीं बुलाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? ये विपक्षी दलों की एकजुटता को तोड़ने की साजिश है। हमने पत्र लिखा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाओ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि निलंबित सांसदों का मुद्दा है, इसलिए हम निलंबित पार्टियों के नेताओं के साथ बात करके हल निकालना चाहते थे। आप संविधान दिवस का बॉयकॉट करते हैं, लोग आपको ही बॉयकॉट कर रहे हैं, अब तो समझ लो। बॉयकॉट करने की ये क्या नई परंपरा है? अच्छा, आपको पूछो वो लगे बोलेंगे। देखिए, सिर्फ 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है। और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं? ने हमारा ये स्पष्ट किया था, जिन सस्पेंडेड एमपीज का ही इशू है, इसीलिए उन पार्टी को नेता से बात करके हम हल निकालना चाहते थे। हम भी अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आ जाइए, हम बैठ के बात करेंगे। आपका जो सुझाव देना है उधर ही दे दो ना। आप संविधान दिवस भी बाइकआउट करते हैं, आप सब बाइकआउट, लोग आपको बाइकआउट ही कर रहे हैं। आप समझ लो, आप उधर आके कृपया आपका जो कुछ भी सुझाव है दे दो ना। आप बाइकआउट करने का ये क्या नया परंपरा डाल रहे हैं आप? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाब राव पाटिल ने अपने इलाके की सड़कों की तुलना एक्ट्रेस हेमा मालिनी के गालों से की थी। इसके बाद उनका काफी आलोचना की गई। उनके इस बयान पर राज्य महिला आयोग ने भी एक्शन लिया। इसके बाद मंत्री ने अपने बयान पर माफी भी मांगी। इस मामले में हेमा मालिनी से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें अच्छी
नहीं है। दरअसल गुलाबराव पाटिल जलगांव सीट से विधायक रहे भाजपा नेता एकनाथ खड़से पर टिप्पणी कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने कहा था कि जो कि 30 सालों तक विधायक रहे, उन्हें मेरे विधायक सभा इलाके में आकर सड़कों को देखना चाहिए। अगर ये हेमा मालिनी के गालों जैसी नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। गुलाबराव पाटिल की इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद इस बयान पर हेमा मालिनी का रिएक्शन आया। वो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कुछ, बिकॉज इट इज द ट्रेंड हैज बीन स्टार्टेड बाय लालू जी some years back, because that time it was so bad, so suddenly he must have came out with this thing, so that has become a usual thing for everybody. सब लोग उसी को यूज करते हैं, वैसा करना नहीं चाहिए। पनामा पेपर्स लीक से जुड़े मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन किया गया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद ऐश्वर्या ईडी के दिल्ली दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने पहुंची। इस मामले में हाल ही में ईडी ने अभिषेक बच्चन को भी समन किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी। ये गुजारिश पनामा पेपर्स लीक की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के समक्ष की गई थी। ईडी ने ऐश्वर्या को फेमा के मामले में समन किया था। ये समन नवंबर में 9 तारीख को प्रतीक्षा यानी बच्चन परिवार के आवास पर भेजा गया था। 15 दिन में इसका जवाब मांगा गया था। ऐश्वर्या ने ईमेल के जरिए ईडी को जवाब भी दिया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी में ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसी शामिल है। पनामा पेपर लीक मामले में एक कंपनी के लीगल दस्तावेज लीक हुए थे। ये डेटा जर्मन न्यूज़पेपर ने पनामा पेपर्स नाम से 3 अप्रैल साल 2016 को रिलीज किया था। इसमें भारत समेत 200 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी के नाम शामिल थे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। इसमें 1977 से 2015 के अंत तक की जानकारी दी गई थी। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चल रहा है, जिस कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है। केंद्र सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सदन चलाना विपक्ष की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सदन नहीं चलने देने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने के सरकार के आरोप पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमें सदन में मुद्दों को नहीं उठाने दिया जा रहा है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाए और लखीमपुर खीरी मामले पर सदन में चर्चा कराए, लेकिन सरकार करने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हम लद्दाख का मामला उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उठाने नहीं दे रही है। पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में एडजर्नमेंट मोशन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहाँ पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी दर्द है। हम इसको यहाँ उठाना चाहते थे, मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पे डिस्कशन करने दे। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। अमृतसर में बेअदबी के घटना के विरोध में सिखों ने रविवार को श्रीनगर में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर घटना का उन्होंने विरोध जताया। उनकी मांग थी कि इस तरह की घटनाओं पर सख्ती के साथ रोक लगनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि शनिवार को अमृतसर के हरमंदिर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश करने वाले युवक को लोगों ने पीट कर मार डाला था। युवक ने सचखंड के अंदर बने जंगले से कूदकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश की थी। इस दौरान युवक ने वहां रखी कृपान भी उठा ली थी। वहां मौजूद सेवादारों ने उसे पकड़कर एसजीपीसी के हवाले कर दिया। एसजीपीसी के पदाधिकारियों ने दावा किया कि वहां मौजूद लोगों ने युवक को पीट कर मार डाला।
ये इस वजह से है कि कल आप सब जानते हैं जो सिखों का सबसे मुकद्दस मरकज़ है, जो सिखों का सबसे मुकद्दस मरकज़ है और जो सबसे बड़ा स्थान है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वहाँ पर जो है बेदबी करने की कोशिश की गई है दरबार साहब अमृतसर में। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से चंद महीने पहले जो सिखों का दूसरा सबसे बड़ा मरकज़ है तख्त श्री केसगढ़ साहब, वहाँ पर एक शख्स घुसा, उसने सिगरेट जलाई और सिगरेट जो है वो जलती हुई सिगरेट गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ जो है उसने फेंकी। तो ऐसे जो बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमें लगता है कि इसको पूरी जो है किसी एजेंसी की, किसी एंटी सिख हेलमेट की शायद जो वो प्राप्त है। और हम सारी दुनिया के लोगों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहब है ये हमारा अकीदा है, और अगर कोई हमारे अकीदे पे हमला करेगा तो जैसे कल रिटेलिएशन हुई वैसे ही चीज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के साथ सभी सामाजिक संगठनों व लोगों से आगे आने और वैश्विक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही। युवाओं को साक्षर बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, आम लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता पर फोकस करने पर रोशनी डाली जाए। नई दिल्ली में नेहरू और टैगोर साक्षरता पुरस्कार प्रदान करने के बाद समारोह में उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, ये निराशाजनक है कि आईटी और डिजिटलीकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तरक्की करने के बावजूद भारत में अभी भी दुनिया के सबसे अधिक अशिक्षित व्यक्ति हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए उन्होंने इच्छा जताई है कि साक्षरता अभियान को एक जन आंदोलन बन जाना चाहिए। उन्होंने गांवों और कॉलोनियों के हर शिक्षित युवा को आगे आने की बात कही। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि प्रत्येक शिक्षित युवाओं को अपने क्षेत्रों व समुदायों के कम से कम एक व्यक्ति को ये सिखाना चाहिए कि कैसे लिखना है और डिजिटल उपकरणों का कैसे उपयोग करना है और सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार उठाना है। For the past 7 decades, we have made significant strides in the field of education. However, there still exists a huge imbalance in basic literary skills in our society. This is a cause of concern, and we are marching forward, and we are now proving ourselves to the best in information technology and moving in digitalization. But the basic literacy, adult education, it needs to be provided greater attention, because the country cannot claim itself developed if you 20% or 15% or even 25% of your population are not yet educated. So it's a challenge to the country, to the leadership, central government, state government, various institutions. But I can tell you, with my own experience, you cannot expect the government to do everything. निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद प्रशासन ने बिजली की आपूर्ति के लिए सेना को बुलाया। सेना ने जम्मू के प्रमुख पावर स्टेशन पर मोर्चा संभालते हुए शहर में बिजली सप्लाई की आपूर्ति को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे प्रदेश के 23,000 बिजली कर्मचारी शनिवार से अनिश्चित हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का व्यापक असर जम्मू के अधिकतर हिस्सों पर पड़ा और शहर के करीब 50% इलाकों में बिजली गुल रही। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर जम्मू के ग्रामीण इलाकों पर पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने हड़ताली बिजली कर्मचारियों से कई राउंड बातचीत भी की और बातचीत विफल होने के बाद आखिरकार जम्मू के डिवीजन कमिश्नर ने सेना की मदद मांगी और शहर में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सेना बुलाई गई। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे को लेकर राज्य प्रशासन को विफल करार दिया। अब भारत में भी ओमिक्रॉन से दहशत फैलना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमण के 6 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है और पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 165 मरीज हो गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया, दिल्ली में मिले 28 मरीजों में से 12 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और अभी 16 ओमिक्रॉन संक्रमितों का इलाज चल रहा है।
आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज मिले, जिसके बाद फिर दोपहर में 4 नए मरीज मिले हैं। मिले 4 नए मरीजों को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा, हमें कोविड-19 के ओमिक्रॉन संस्करण को देखते हुए दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रमों को विस्तारित और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा, ओमिक्रॉन से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर देना जरूरी है। साथ ही ये उम्मीद भी है कि गंभीर रूप से बीमार होने से बचाव के लिए टीकाकरण जारी रहे। Doses of the vaccine so that the chances of death and hospitalization are reduced. And even with Omicron, with Delta itself, we saw, a drop in the neutralizing activity against Delta with all of the regular vaccines, but with Omicron we see a further reduction, and therefore it means that Omicron is able to evade our immune responses and infect us, but the vaccination still will hopefully continue to protect to a large extent against getting severely ill, and while we wait for more data to come to see whether we need a Omicron-specific variant vaccine. For now, we want to expand and strengthen vaccination programs as much as possible, as quickly as possible. राजधानी दिल्ली की हवा में सुधार होते ही लगाई गई पाबंदियों में ढील दी जाने लगी है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को हटा लिया गया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते 16 नवंबर से ही कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी थी। पहले ये रोक 21 नवंबर तक लगाई गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। पाबंदियों में ढील देने का ये फैसला कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है। उनके आदेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सभी तरह की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रकों की एंट्री पर भी जो रोक लगी थी उसे भी हटा लिया गया है। ये दोनों ही छूट अगले आदेश तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी जिले के दौरे पर है। सीएम जन संवाद कार्यक्रम के लिए बोराड़ी नगर पालिका सभागार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, इसके लिए जन संवाद जरूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आपसे सुझाव लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून में बौद्धिस्त्व कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें सभी वर्ग के लोगों को लिया गया है। श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेना होगा। प्रदेश की जनता हमारे लिए सबसे पहले है। देवस्थानम एक्ट हमने वापस लिया है क्योंकि जन भावनाएं उस एक्ट से जुड़ी थी। विभाग से सुझाव लेकर, वित्त विभाग से परामर्श लेकर हमने अभी तक सभी घोषणाएं की हैं। सभी विभाग आने वाले 10 सालों में किस तरह से काम करेंगे, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी के पहुंचने पर कार्यक्रम में सबसे पहले उनके कार्यकाल से संबंध में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक बात हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए कही थी कि जो आने वाला दशक है 21वीं सदी का, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दशक को बनाने का काम हम सभी लोग करेंगे। इसलिए इस प्रकार का जो जनसंवाद है वो आप सबके बीच में हो और आप सबके विचार भी सुनाएं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाना है, विकास की गति में ले जाना है। हर प्रकार से रोजगार हो, पलायन हो, यहाँ के नए नए अवसर हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, आजीविका का क्षेत्र हो, जिससे कि हमारे यहाँ की आर्थिकी भी बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और पलायन रुके। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।